हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आर यू डूइंग गुड। पढ़ाई अच्छी चलने लग रही है आपकी। लास्ट चैप्टर हमने किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा मुश्किल था बट आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा सा अच्छा जो है वो लगा होगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट योर ओन ब्रेन कि आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चलने लग रहा है। इसी कंटिन्यूएशन के अंदर हम आज का जो ये लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। अगर आप 10th क्लास को देखें तो वहाँ पर एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड जो हार्मोनल चीज़ें हैं यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। 11th क्लास के अंदर इसी चीज़ को दो अलग अलग चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक जिसको हम लास्टली पढ़ चुके हैं और एक जिसको आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, उनका ओरिजिन क्या है, अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, और अगर कम सिक्रेट होता है तो क्या डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उनका फंक्शन किस तरीके से होता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड इट इज ए मॉडिफाइड एपिथेलियम स्ट्रक्चर that secrete केमिकल। तो एपिथेलियम की जो सेल होती है उनकी मॉडिफिकेशन है जो कोई ना कोई केमिकल जो है वो सिक्रेट करती है। तो केमिकल कैसे सिक्रेट करने लग रही हैं और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बेस पर जो ग्लैंड है उसको डिवाइड कर रखा है कितने पार्ट के अंदर, 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर। कौन कौन से भाई, एक तो हमारा पार्ट हम जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा जिसको कहते हैं हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो 3 टाइप के हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, एक्सोक्राइन का मतलब है विच हैव डक्ट, ग्लैंड विद डक्ट। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, तो स्लाइवरी ग्लैंड को अगर हम देखेंगे तो उसके साथ में एक डक्ट प्रेजेंट है, तो किस टाइप का ग्लैंड हो गया, वो एक्सोक्राइन हो गया। अगर ग्लैंड है लेकिन उसके अंदर डक्ट नहीं है, ग्लैंड विदाउट डक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और मिक्सोक्राइन का मतलब ग्लैंड हैविंग डक्ट प्लस सिक्रीशन गोज, यानी कि जो केमिकल का सिक्रीशन है, केमिकल सिक्रीशन गोज इनटू दी ब्लड। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल है गोज इनटू दी कैविटी। जैसे कि अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड को देखें तो स्लाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, स्लाइवा है। स्लाइवा कहाँ पर आता है, हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर आता है, और ओरल कैविटी के अंदर आकर के जो फूड है उसके साथ मिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ ग्लैंड लें, जैसे कि अगर हम नाम लें पाइनल ग्लैंड या फिर हम पिट्यूटरी की बात करें, तो पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन के अंदर ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ पर जाता है, ब्लड के अंदर, वो किस कैविटी के अंदर नहीं जाता। तो यानी कि इनका जो केमिकल है, देयर केमिकल पोर्ड इनटू दी ब्लड। एंड इसको हम मिक्सोक्राइन क्यों कहने लग रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर इनका सिक्रीशन जो है वो जाता है। वैसे हमारा मेन पार्ट क्या है, वैसे मेन पार्ट तो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ें कि भाई एंडोक्राइन कौन कौन से है, तो आई होप आपको 10th क्लास की चीज़ें जो है याद होगी, ठीक है। ब्रेन के अंदर देखें तो कितने ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, इसके अलावा पिट्यूटरी है, इसके अलावा पाइनल ग्लैंड है, और उसके नीचे अगर आते हैं तो हमारा
यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड है। उसके नीचे चलते हैं तो हमारा थाइमस ग्लैंड है, फिर उसके नीचे चलते हैं तो डिफरेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने पढ़ा भी है इसको, जो डाइजेशन का हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक से कौन कौन से हार्मोन जो है वो निकलने लग रहे हैं। जिस तरीके से सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन है, वो एक हार्मोन था एंड वो सीक्रेट होने लग रहा था हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके द्वारा। इसी तरीके से गैस्ट्रिन हार्मोन का भी सीक्रेशन था जो स्टमक के अंदर होता है एंड वो अल्टीमेटली जो है स्टिमुलेट करता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट करे, तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो भी सीक्रेट करता है। इसके अलावा अगर हम और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर जो हमारा पीछे की तरफ देखें तो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, और जो एड्रेनल ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है वैसे मेडुला भी एंड जो कोर्टेक्स है, दोनों पार्ट को हम देखें डिटेल के अंदर कि वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं, बट दे आर टू डिफरेंट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन दी सेम स्ट्रक्चर। इसके अलावा किडनी भी जो है कुछ हार्मोन जो है सीक्रेट करती है, पैनक्रियाज जो है कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। हम इसके अलावा और अगर नीचे चलते हैं तो वहाँ पर जो टेस्टिस और ओवरी जो है वो भी स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं। तो दिस इज ए कंप्लीट ए लिस्ट इन विच वी कैन सी कि ये डिफरेंट ग्लैंड है जो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। वैसे स्किन भी एक केमिकल सीक्रेट करती है, आपको पता है? आपने बचपन के अंदर सुना होगा कि अगर आप अपनी बॉडी को तेल लगा करके अगर आप धूप पे जाते हो देन यू गेट विटामिन डी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सा हार्मोन जो है वो स्किन जो है वो सीक्रेट करती है। तो स्किन इटसेल्फ एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। बट वापस आते हैं यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? 10th क्लास के अंदर हमने 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सा? वेल, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि उसकी एक डक्ट है एंड वो एक केमिकल भी सीक्रेट करता है। कौन कौन से? जैसे इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ होता है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर होता है। टेस्टिस ओवरी के बारे में पढ़ा था कि इनके पास एक डक्ट है बट जो सीक्रेशन जो है इनका, यानी जो सेक्स हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, उनका सीक्रेशन कहाँ होता है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर होता है। तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको आता ही होगा पहले से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से है, तो हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने मॉडिफाई एपिथेलियम के अंदर देख लिया कि इनको ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उनका सिक्रेशन जो है उसको हम केमिकल कहते हैं। इसके जो केमिकल निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्मोन बोलते हैं। तो देखेंगे हम उसको। अगर इसको समझना चाहें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, वो ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या? कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, और अगर उसका केमिकल सिक्रेट होता है कहाँ पर? लेट्स से ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रेट होता है, और जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ये केमिकल फ्लो करता हुआ कहाँ पर आगे प्रोसीड करेगा? वेल, अगर हम ब्लड की रीच देखें तो बॉडी के हर पार्ट के अंदर होती है, तो हार्मोन बॉडी के हर पार्ट पे होता है। अब डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर एक्शन करता है या नहीं करता। तो एक्शन करे या ना करे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हर पर्टिकुलर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर। अगर उस सेल के अंदर वो रिसेप्टर नहीं होगा तो वो उस हार्मोन के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है एंड वो कहाँ पर जाता है? एक पर्टिकुलर जो टारगेट ऑर्गन है या फिर सेल है, केवल उसी के पास ही जाता है और कहीं भी नहीं जाता। तो हम हार्मोन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? वेल, हार्मोन को कह सकते हैं हम, हार्मोन को क्या कहेंगे? हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर secreted by the endocrine gland which act distant target organ and change their physiology। समझते हैं हम इसको। मैंने क्या कहा है कि हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है
वो सिक्रीट करता है एक केमिकल, और उस केमिकल को हम क्या करने लग रहे हैं, एक मैसेंजर। तो जो हार्मोन है वो ऐसा नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या फिर प्रोटीन है या लिपिड है, होने में हो भी सकता है, लेकिन वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करता जिस तरीके से हमें पता है। हमें क्या पता है, वेल कार्बोहाइड्रेट होगा तो क्या देगा, एनर्जी देगा। तो क्या हार्मोन एनर्जी देता है? नहीं। प्रोटीन होगा तो क्या करेगा, बॉडी को बिल्ड करेगा। तो क्या हार्मोन जो है बॉडी को बिल्ड करता है? ऐसा नहीं है। तो हार्मोन करता क्या है, हार्मोन जो है सिर्फ एक मैसेज पहुंचाता है। चूँकि ये केमिकल की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको केमिकल कहते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, एक मैसेज को पास करना कि उस सेल को क्या करना है। क्योंकि सेल को क्या करना है ये वो मैसेज पहुंचाने लग रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर। तो बॉडी पे कंट्रोल क्या हार्मोन का होता है, क्योंकि ये मैसेज पहुंचाने लग रहा है कि उसको क्या करना है। बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के कंट्रोल होते हैं। वैसे तो 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा था आपने। एक हमारे पास में नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, एक हमारा केमिकल के द्वारा कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम को हम समझ सकते हैं एक ऐसा नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का कि जहाँ पर वायर होगी वहीं पर ही वो बिजली का इफेक्ट जो है वो आ पाएगा। जहाँ पे वायर नहीं है वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि चूँकि हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और हर जगह नर्व यानी जो वायर जो है वो नहीं पहुंच सकती, तो इसी वजह से एक सप्लीमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। और जो सप्लीमेंट सिस्टम है वो इस वजह से ताकि उसकी रीच जो है बॉडी के हर पार्ट पे हो सके। क्योंकि ब्लड हर जगह पास होता है, तो इस वजह से जो ये केमिकल है ये भी हर जगह पास हो जाएंगे, और जब ये हर जगह पास हो जाएंगे तो डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर जाके ये एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के कंट्रोल हो गए, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा और एक एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो केमिकल के द्वारा होता है। वो एक्शन जो है रिलेटिवली स्लो करता है, बट जो भी चेंज करता है वो अल्टीमेटली परमानेंट होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हार्मोन जस्ट क्या पास करने लग रहा है, केवल मैसेज जो है वो पास करता है। एंड डेफिनेटली सिक्रीट करने वाला कौन है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर सिक्रीट हुआ तो बस अगली सेल पे जाके एक्ट करने लग जाएगा। अगर हम किसी को हार्मोन करने लग रहे हैं तो डिस्टेंट यानी काफ़ी फार होगा उससे, पर्टिकुलरली जो जगह है मेन सोर्स है सिक्रीशन का, उससे काफ़ी दूर जाके जो है ये वहाँ पर एक्ट करता है। और एक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा, उसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या था, फिजियो एंड लॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी एंड फिजियो का मतलब उसके फंक्शनिंग, यानी जो फंक्शनिंग है, जो सेल जिस तरीके से बिहेव करने लग रहा है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन बिहेवियर किस तरीके से चेंज करेगा, तो उसके लिए भी जो है 2 डिफरेंट टाइप के हार्मोन के नेचर हो सकते हैं। हार्मोन 2 टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं, एक वाटर सोलुबल हो सकते हैं और एक जो है ये लिपिड सोलुबल हो सकते हैं। यानी क्या, एक हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं और दूसरा हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो जो भी हार्मोन है जो बना हुआ है स्टीरॉयड के द्वारा, यानी कि स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन। अब स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन कौन कौन से हैं, स्टीरॉयड पता है आपको क्या होते हैं, स्टीरॉयड फैट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सेक्स हार्मोन हैं। अब सेक्स हार्मोन कौन से हैं ये तो आप बता ही सकते हो, कौन कौन से हैं भाई, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, जैसे एस्ट्रोजन है, जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड है। अब ये मिनरलोकोर्टिकोइड पता नहीं होगा, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसका कोर्टेक्स जो है वो सीक्रेट करता है। तो जनरली जो सेक्स हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कैसे हैं, सेक्स हार्मोन है। और सेक्स हार्मोन लिपिड सोलुबल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक बॉडी पे किस तरीके से मैसेज को पहुंचाएंगे तो वो हम देखेंगे किस तरीके से पहुंचाते हैं, देख ही लेते हैं हम किस तरीके से जो है वो पहुंचाता है। तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन जो है वो सिक्रीट करता है केमिकल, जैसे कि टेस्टिस ने सिक्रीट किया, क्या सिक्रीट किया उसने, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट किया। टेस्टोस्टेरोन जो है ब्लड से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा, किसी ना किसी सेल के पास। तो क्या वहाँ पर रिसेप्टर के द्वारा वो बाइंड हो जाएगा, नहीं भाई,
टेस्टोस्टेरोन को देखें तो बॉडी के हर पार्ट पे जो है एक्ट करता है उसके। वैसे अगर टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन देखें तो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के अंदर क्या होता है, मसल के अंदर गेन होगा, साथ में जो बॉडी जो है वो ज़्यादा बिल्ड करेगा, आवाज़ को मोटी करेगा। अब वो करेगा किस तरीके से, वो इस तरीके से करेगा कि जब टेस्टोस्टेरोन यहाँ से जाएगा तो वो डायरेक्टली जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस कर जाएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाएगा। और क्रॉस करने के बाद में जो हार्मोन जो है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगा, कहाँ पर बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है इसके साथ में जो है बाइंड हो जाएगा। तो एक रिसेप्टर है उसके साथ में बाइंड हो जाएगा, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। और न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ में क्या बाइंड हो गया, हार्मोन जो है वो बाइंड हो गया। ये क्या है, हमारा हार्मोन है, वो बाइंड हो गया। ये बाइंड होने के बाद में फिर आगे क्या होगा, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। तो जो ये रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर बाइंड करता है किसी ना किसी डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ। और जब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ में ये बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा, ये आरएनए बनाएगा। आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए यहाँ से बाहर जाएगा और बाहर जाके ये किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास में जब आरएनए जाता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन। और जो ये प्रोटीन बनाएगा उसकी वजह से क्या होगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक करैक्टर जो है वो डेवलप होगा। तो टेस्टोस्टेरोन की फंक्शनिंग किस तरीके से हुई, टेस्टिस सिक्रीट करते हैं हार्मोन, ब्लड के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे पहुंचते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सोलूबल है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो भी कैसी है, हाइड्रोफोबिक होती है, तो उसको क्रॉस कर देती है। और क्रॉस करने के बाद में साइटोप्लाज्म से पास होकर के न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर पोर है उससे पार करके ये एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। और रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सिलेक्टेड जो जीन जो है उसको एक्टिवेट करती है, उसका आरएनए बनाती है। और राइबोसोम के पास में जब ये आरएनए जाते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है एंड फिर उसकी वजह से कोई ना कोई करैक्टर जो है वो डेवलप होता है। तो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हम चेंजेस देखते हैं तो वो किस वजह से, क्योंकि कुछ सर्टेन जीन्स जो हैं वो बाद में एक्टिवेट हुई हैं, क्योंकि हार्मोन जो है वो बाद में एक्टिवेट हुआ। तो यानी कि यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक मैसेज गया किसके पास है, डीएनए के पास, कि भाई ये सर्टेन जीन जो है वो एक्टिवेट कर दो क्योंकि अब इसका टाइम जो है वो हो चुका है। अगर ये मैसेज ना जाता तो जीन तो सेल के पास पहले से थी लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं थी, तो एक्सप्रेस भी नहीं होगी, तो करैक्टर भी जो है वो नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्या हार्मोन ने एनर्जी दी, नहीं दी। क्या कोई उसने किसी तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो की, नहीं की। इसने सिर्फ क्या किया है, मैसेज पहुँचाया कि ये जीन जो है उसको एक्सप्रेस कर दो। ठीक है जी। अगर हार्मोन हुआ, कैसा हुआ, वाटर सोलूबल। अब वाटर सोलूबल का मतलब क्या है, वाटर सोलूबल का मतलब ये है, हो सकता है कि अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन हो सकता है वो किसी प्रोटीन से डिराइव जो है वो हो रखा हो, या हो सकता है कि वो आयोडीन जो है उससे जो है डिराइव हो रखा हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है। तो वो किससे ड्राइव हुए हैं, अमीनो एसिड से ड्राइव हुए हैं। प्रोटीन डिराइव्ड अगर हम देखें, जैसे एडीएच का आपने नाम सुना होगा, जैसे ऑक्सीटोसिन जो है उसका आपने नाम सुना होगा, पिट्यूटरी के डिफरेंट हार्मोन के बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना। आयोडीन के देखें तो थायरोनीन। तो ये डिफरेंट हार्मोन कैसे हार्मोन है, ये ऐसे हार्मोन है जो वाटर के अंदर सोलूबल है, यानी इनके अंदर चार्ज जो है वो पाया जाता है। तो चूंकि चार्ज पाया जाता है तो ये सेल के डायरेक्टली अंदर जो है वो नहीं जा सकते। अब सेल के अंदर वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे तो क्या ये मैसेज नहीं पहुंचाते, बिल्कुल पहुंचाते हैं, लेकिन इनका पहुंचाने का एक्शन जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा अलग होता है एज कम्पेयर टू दिस। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सेल है उसको हार्मोन जो है डायरेक्टली पेनिट्रेट करके जो है अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर कैसा होता है, तो थोड़ा उस चीज़ को हम समझते हैं भाई।
स्टार्टिंग में हमारा एक पर्टिकुलर एक ग्लैंड होता है और जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है क्या, एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। और जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट तक जो है पहुंच जाता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर जो है पास नहीं करता। ये स्पेसिफिकली एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होगा और ये किसी के साथ ही बाइंड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर आकर जो है बाइंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से इस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या होता है? आपने एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, वैसा ही है, ठीक है। एड्रेनलिन को आगे चल के दो फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन केवल जिन सेल के अंदर ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा उसी के साथ बाइंड करेगा और ये किसी के साथ ही बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बाइंड कर गया तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं चला जाता? ये मैंने जो दिखाया है ये क्या है? वेल ये है सेल मेम्ब्रेन। तो क्या ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा? नहीं, ये अंदर की तरफ नहीं जाता। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है किसकी? फास्फोलिपिड की। तो बहुत सारे फास्फोलिपिड जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो मैं जो यहाँ पर दिखाने लग रहा हूँ वो क्या दिखाने लग रहा हूँ? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं? वेल इसके साथ में होता है कुछ प्रोटीन। तो ऐसे ही कुछ प्रोटीन होते हैं, उसमें कुछ अल्फ़ा, कुछ बीटा और कुछ गामा, 3 डिफरेंट यूनिट जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। साथ में और क्या जुड़ा होता है? इसके साथ में जुड़ा होता है जीडीपी। जिस तरीके से एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफास्फेट, उसी तरीके से गुआनोसिन डाइफास्फेट जो है वो होता है। तो जीडीपी जो है इसके साथ में जुड़ा होता है एंड ये रिसेप्टर जो है इनएक्टिव होता है। कब तक इनएक्टिव रहता है? जब तक कोई इसके साथ में रिसेप्टर जो है बाइंड नहीं हो जाता। लेकिन अगर ये इसके साथ बाइंड हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जीडीपी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेल यहाँ पे आ जाएगा जीटीपी। अब अगर यहाँ पर जीटीपी आ गया तो उससे क्या होगा कि जो अल्फ़ा यूनिट है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा? उसके साथ में जुड़ा होगा जीटीपी। क्लियर है भाई? ठीक है। क्या हुआ है? हार्मोन इसके साथ में बाइंड हुआ है और किसके साथ बाइंड हुआ है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ में। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा है अल्फा बीटा और गामा यूनिट का, उसमें से तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो जीडीपी जो है वो स्टार्टिंग में जुड़ी होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है और जीटीपी बाइंड हो जाती है। जब जीटीपी बाइंड होती है तो अल्फ़ा यूनिट इनसे सेपरेट हो जाती है और जब सेपरेट हो जाती है तो मैं दिखाई दूँ यहाँ से, अब ये सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद में अल्फ़ा यूनिट जो है इनसे अलग हो गई। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर देती है? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है। तो फिर आगे ये क्या करती है? ये जाती है एक दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एक अलग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। इस एडिनाइल साइक्लेज के पास जाने के बाद क्या होता है? ये इसको एक्टिवेट कर देता है। भला इसके एक्टिवेशन के होने से क्या होगा? वेल थोड़ा इस चीज़ को समझो भाई। अगर ये यहाँ इसके साथ बाइंड हुआ है तो अल्फ़ा यूनिट इसके पास गई है, नहीं तो अल्फ़ा यूनिट इसके पास नहीं जाती। तो इसका मतलब ये एक टारगेट प्रोटीन है। अगर ये नहीं होता तो इसके बिना काम जो है वो नहीं होता। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक टारगेट था, इसका टारगेट प्रोटीन था जिससे इसको काम कराना है। और जैसे इसका एडिनाइल साइक्लेज नाम है तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एटीपी को किसके अंदर? सीएएमपी। सीएएमपी क्या है? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसके ये अगर बनता है तो इसका फ़ायदा क्या है भाई? ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है ये? सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर का मतलब क्या हो गया भाई? एक सिंपल सा है, सेकेंडरी का मतलब दूसरा और मैसेंजर यानी जो मैसेज लेके जाता है। तो हार्मोन क्या था? हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर था, यानी पहला जो मॉलिक्यूल जो वो मैसेज लेके आए और सेकेंडरी मैसेंजर जो दूसरी बार मैसेज जो है वो लेके आता है।
अगर ये CMP बन गया तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। तो मैसेंजर अगर आया है तो वो आगे चले क्या करेगा, वेल वो सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। जैसे कि ये जो है एक्टिवेट करता है, ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए, इसको क्या कर देगा, ये एक्टिव कर देगा। भला इसके एक्टिव करने से क्या होगा, ये एक दूसरा जो प्रोटीन जो है उसको एक्टिव करता है। दूसरा प्रोटीन कौन है, वेल वो है फास्फोराइलेज काइनेज, ये एक्टिव हो जाएगा। अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा है, ये किसी तीसरे को जो है एक्टिवेट करेगा। अब तीसरा कौन हो गया, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ये क्या हो गया, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव हो गया। अब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिवेट अगर हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वेल ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 1-फास्फेट के अंदर। और जब ये ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, यानी ये ग्लूकोज जब ज़्यादा बनता है तो ये जाता है कहाँ, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा पहुँचेगा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा पहुँचेगा तो डिफरेंट जो सेल जो होंगी वो मेटाबोलाइज ज़्यादा करेंगी, और जब मेटाबोलाइज ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड था उससे जब एड्रेनलिन सिक्रीट होता था तो वो क्या करता था, एकदम से ज़्यादा एनर्जी बिल्ड करता था ताकि जो इमरजेंसी है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी आ सके और जो पर्सन जो है वो अपने आप को बचा सके। जस्ट ऐसा ही हुआ है कि वो तभी बच सकता है जब बॉडी के हर सेल तक ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा पहुँचे। और ग्लूकोज कब पहुँचता है, जब ग्लाइकोजन टूटता है। और जब ग्लाइकोजन कब टूटेगा, वेल जब ये फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होगा। लेकिन ये कब एक्टिव होगा, सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन को एक्टिवेट होने की वजह से। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, CMP के बनने की वजह से। तो CMP क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। तो दिखने में छोटा सा है, लेकिन जब यहाँ पर मोलिक्यूल बनने स्टार्ट होंगे तो ये 10 की पावर 8 इतने मोलिक्यूल जो है बनने स्टार्ट होंगे। हर एक स्टेप के अंदर डबलिंग एम्पलीफिकेशन जो है वो होती है, यानी कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से फिर 1000 होंगे, 1000 से आगे जीरो जो है ऐड होती चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली 10 की पावर 8 जो है वो बननी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट हार्मोन जो है वो डिफरेंट तरीके से, वैसे तो अभी हमने पढ़े कितने हैं, 2 तरीके से अपना एक्शन करते हैं। और एक्शन सिर्फ क्या है, मैसेज पहुंचाना। और मैसेज पहुंचाने के बाद या तो पहले से ही एंजाइम जो पड़े हुए हो उनको एक्टिवेट कर देता है एंड रिएक्शन जो है वो करवाता है, या फिर एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं है तो सर्टेन जीन जो है उनको एक्टिवेट करके वहाँ पर एंजाइम बनवाता है एंड फिर उसका एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है। अगर इस तरीके से अगर एक्शन अगर स्टार्ट होगा तो हार्मोन जो है हो सकता है वो ज़्यादा बनने लग जाए, हो सकता है ना भाई। अगर हार्मोन अगर इस तरीके से बनता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हार्मोन जो है वो ज़्यादा बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो हार्मोन ज़्यादा बनने लग रहा है या फिर हार्मोन अगर कम बनने लग रहा है तो उससे ये पता चलता है कि ग्लैंड जो है वो कैसा है। ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो सकता है। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है कि वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने लग रहा है, क्यों, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा बनने लग रहा है। अगर हार्मोन अगर कम बनने लग रहा है तो इसका मतलब जो ग्लैंड है वो इसका मतलब हाइपो एक्टिव है। हाइपो यानी कि लो और हाइपर यानी कि ज़्यादा, ज़्यादा एक्टिव हो गया यानी कि ज़्यादा हार्मोन बनाने लग रहा है। हाइपो एक्टिव यानी कि कम एक्टिव है तो वो कम हार्मोन जो है बनाने लग रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी अगर हार्मोन ज़्यादा बनाती है, कौन सा हार्मोन अगर वो ज़्यादा बना दे, लेट्स से जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर ज़्यादा बन गया तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाएगी। कौन सी, वेल वहाँ पर डिजीज़ हो जाएगी जिगेंटिज्म, यानी पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन कम अगर सीक्रेट होता है
तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म जो है वो होता है, यानी कि जो पर्सन है उसकी हाइट जो है वो छोटी हो जाती है। यानी कि इनका ज़्यादा सिक्रीशन होना भी नहीं चाहिए और इनका कम सिक्रीशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों केस में क्या हो जाती है, इनको डिजीज़ हो जाती है। तो इनकी रेशो को मेंटेन करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू इनका ज़्यादा सिक्रीशन ना हो। तो उसके लिए इनके अंदर एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। अब फीडबैक क्या होता है? वेल, फीडबैक बस इतनी सी बात है कि भाई हाइपोथैलेमस जनरली जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है। हाइपोथैलेमस जनरली जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है ये, और किसको इंस्ट्रक्शन देता है? पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो क्या सिक्रीट करे, एक पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो सिक्रीट करे। तो जब भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोई भी स्टिमुलस लेता है तो वो कहता है कि पिट्यूटरी ये हार्मोन जो है सिक्रीट करना जो है स्टार्ट करे। बॉडी भी फिर सेंस करती है कि वो हार्मोन अपना एक्शन ज़्यादा तो नहीं करने लग रहा। अगर वो ज़्यादा करने लग रहा है तो वहीं फिर पिट्यूटरी के पास से मैसेज भेजता है कि भाई आप सिक्रीशन जो है करना बंद कर दे। इस तरीके से जो सिक्रीशन का बंद करना होता है उसको कहते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म। जिस तरीके से अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा है इन ब्लड, तो सिग्नल जाता है किसके पास में? पैनक्रियाज के पास में सिग्नल जो है वो जाता है, और पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है क्या? इंसुलिन। और इंसुलिन के सिक्रीट होने के बाद क्या होता है, जो वो ग्लूकोज, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाए तो यही इंसुलिन जो है पीछे पैनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब जो सिक्रीशन जो है उसका सिक्रीशन बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास जो है हार्मोन जो है वो बन चुके हैं। तो अब इंसुलिन ही वापस इंस्ट्रक्शन दे देगा कि अब और ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करना जो है बंद कर दे। तो अगर बंद करने का इंस्ट्रक्शन अगर देने लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर सिक्रीट होने के बाद में और बार बार में सिक्रीट होता रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन जो है वो बार बार में ज़्यादा सिक्रीट होता है, हर बार स्ट्रेचिंग होती है और हर बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा सिक्रीट हो, और जब और ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हम उसको कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके अंदर लगा हुआ है। सो आई होप हम जो है काफ़ी कुछ जो है इस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी जो है वो भी हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से हार्मोन हैं, उनसे कौन कौन से ग्लैंड जो है उससे जो है ये निकलते हैं, एंड डिजीज़ कौन सी हो जाती है अगर ये ज़्यादा